दोस्तों, आज मैं आपको हिंदी कहानी पॉडकास्ट की मूल रचना कहानी 4 साल 7 कत्ल सुनाने जा रहा हूँ। जहाँ सुंदरता ईश्वर का वरदान है तो लालच मनुष्य की कमजोरी, लेकिन जुनून तो इंसान का पागलपन है। क्या हो जब ये तीनों गुण किसी एक में आ जाएं? साल 2001, जगह क्रिश्चियन कॉलोनी मेरठ। दिसंबर का महीना। बारिश सुबह से रुक रुक कर हो रही है। बाहर चल रही हवा काफ़ी तेज और तीखी है। लगता है शरीर को चीर कर रख देगी। कॉलोनी के आखिर में खड़े गोम्स विला में शांति छाई है। गोम्स विला में लॉन पार करने के बाद कॉरिडोर आता है और जिसे पार करने के बाद पहला कमरा आता है। इस कमरे में रोशनी हल्की सी है। कमरे के एक दीवार पर मारिया गोम्स और अल्बर्ट गोम्स की तस्वीर लगी है और उनके आगे कैंडल्स जल रहे हैं। कमरे में 28-30 साल का एक युवक चेयर पर बैठा रो रहा है और रोने के बीच बीच में शराब भी पी रहा है। आज किचन में बेहद खूबसूरत 25-26 साल की युवती नाम मोनिका गोम्स सूप बना रही हैं। सूप बनने के बाद वो उसे डाइनिंग टेबल पर रख देती है और बाहर वाले कमरे में जाकर कहती है, फिलिप, मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है। मैं आयरिन के घर जा रही हूँ। 1 घंटे में आ जाऊंगी। गेट लॉस्ट। फिलिप, कम से कम दिन में तो ड्रिंक मत करो। सेट अप एंड गेट लॉस्ट। नशे में धुत फिलिप शराब के ग्लास को दीवार पर फेंकते हुए चीखता है। मोनिका बिना डरे फिलिप की तरफ एकटक देखती है और कहती है, सूप टेबल पे रखा है, पी लेना। और मोनिका वहां से निकल जाती है। दोपहर के 2 बजे सिटी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस सड़क पर सायरन बजाती हॉस्पिटल की तरफ दौड़े जा रही है। एम्बुलेंस में मोनिका गोम्स बैठी हैं और पास ही स्ट्रेचर पर उसका पति फिलिप गोम्स लेटा है। उसकी हालत बेहद खराब है। हॉस्पिटल पहुंचते ही इमरजेंसी रिस्पांस टीम फिलिप को अंदर ले जाती है और मोनिका बाहर कॉरिडोर में पत्थर सी खड़ी रह जाती है। थोड़ी देर बाद एक 50-55 साल का बुजुर्ग आदमी एक 22-23 साल की युवती के साथ लगभग भागते हुए मोनिका के पास पहुंचते हैं। दोनों हड़बड़ाए से एक साथ पूछते हैं, अरे क्या हुआ मोनिका? मोनिका, सब ठीक तो है ना? फिलिप कैसा है? पता नहीं नताशा, पर मुझे लगा जैसे उसकी सांसें नहीं चल रही थी। हाँ, लेकिन उसे हुआ क्या? पीटर अंकल, जब मैं आयरिन के घर से लौटी तो मैंने देखा फिलिप बेडरूम में नहीं था। बाथरूम भी अंदर से लॉक था। मैंने बाहर से दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ लगाई, फिलिप अंदर हो क्या? आंसर मी। मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैंने तुरंत आयरिन को कॉल किया। फिर वो और उसका हस्बैंड रिचर्ड थोड़ी देर में आ गए। उन दोनों ने भी कोशिश करी पर फिलिप ने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने रिचर्ड से कहा, फिलिप जवाब नहीं दे रहा, कुछ तो गड़बड़ है, हमें दरवाज़ा तोड़ देना चाहिए। थोड़े प्रयास के बाद रिचर्ड दरवाज़ा तोड़ने में कामयाब रहा। बाथरूम में अंदर फिलिप फर्श पर पेट के बल लेटा था। वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे उसकी सांस नहीं चल रही थी। इसलिए मैंने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया और उसे हॉस्पिटल ले आई। मोनिका की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि इमरजेंसी ओटी का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आया। तीनों भाग के डॉक्टर के पास पहुंचे। सॉरी मिसेज मोनिका गोम्स, आपके हस्बैंड की डेथ हॉस्पिटल आने से पहले ही हो चुकी थी। ऑल्दो हम उन्हें रिवाइव करने की बहुत कोशिश करी, पर डेथ? फिलिप की डेथ हो गई? जी, हार्ट अटैक की वजह से। एक्सक्यूज मी। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला गया। इधर नताशा, पीटर और मोनिका एक साथ रोने लगे। कुछ देर बाद पीटर और मोनिका फिलिप की बॉडी को देखने अंदर जाते हैं।
इधर नताशा अपने फ़ोन से एक नंबर डायल करती है। हाय नताशा, कैसी हो? जॉर्ज, फिलिप की डेथ हो गई। फिलिप इज नो मोर। क्या? कैसे डेथ हो गई? अभी एग्जैक्टली पता नहीं है। मोनिका ने कहा कि फिलिप को बाथरूम में पड़ा हुआ देखा। जॉर्ज, अभी हम हॉस्पिटल में ही हैं। डॉक्टर ने कहा कि फिलिप को हार्ट अटैक आया था। ठीक है, मैं अभी मेरठ के लिए निकलता हूँ। तुम अपना और मोनिका का ध्यान रखना। उधर फिलिप की बॉडी को देखते हुए अंकल पीटर चौंक जाते हैं। वे बाहर भागते हैं और थोड़ी देर में डॉक्टर के साथ लौटते हैं। कमरे के बाहर मोनिका नताशा को चुप करा रही है। तभी अंदर से पीटर अंकल की आवाज़ आती है। देखिए डॉक्टर, देखिए ये क्या है? पीटर अंकल डेड बॉडी के गर्दन पर उभरे नीले निशान की तरफ इशारा करते हुए पूछते हैं, स्ट्रेंज। जब आप लोग इसे हॉस्पिटल लाए थे तो ऐसा नहीं था। अब बॉडी का ये हिस्सा नीला पड़ रहा है। पर क्यों डॉक्टर, ये क्या है? वेल मिस्टर पीटर, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। अब ये क्या है ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। इट्स ए पुलिस केस नाउ। 2 दिन के बाद बॉडी में बेरामैक्सिन के ट्रेसेस मिले। यस सर, बेरामैक्सिन। और बेरामैक्सिन की वजह से ही हार्ट अटैक आया है। बेरामैक्सिन कितनी मात्रा में यूज हुआ है? इंस्पेक्टर कामत ने पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से पूछा। अभी तो बताना मुश्किल है, पर मैं डिटेल एनालिसिस करके 2-3 दिन में आपको रिपोर्ट देता हूँ। इसके बाद इंस्पेक्टर कामत मोनिका से मिलने गोम्स विला पहुँचे। एक्चुअली सूप बाउल मैंने आयरन के घर से आते ही धोने में डाल दिया था। मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। फिलिप इस कंडीशन में मिलेगा मैंने सोचा भी नहीं था। और जब मैं घर में वापस आई तो देखा वो ड्राइंग रूम में नहीं है। सूप वाला बाउल टेबल पर रखा था। उसने हमेशा की तरह सूप पीकर बाउल टेबल पर ही छोड़ दिया था। मैंने बाउल किचन सिंक में डाला और उसे देखने बेडरूम में गई और पता चला फिलिप बाथरूम में है। वो न दरवाज़ा खोल रहा था ना ही जवाब दे रहा था। बाउल तो धुल चुका है। सिंक में झांकते हुए इंस्पेक्टर कामत ने कहा, जी, दोपहर को मेड आई होगी, उसके पास घर के कीज होती हैं। मोनिका, ये बेरामैक्सिन कहाँ से आया? पता नहीं, आई विश मुझे पता होता। इंस्पेक्टर कामत ने अपना अगला सवाल फिलिप के भाई जॉर्ज से पूछा। जॉर्ज, फिलिप के डेड बॉडी से बेरामैक्सिन के साथ साथ अल्कोहल के भी ट्रेसेस मिले, कुछ कहना है इस बारे में? सर, पिछले 3 साल से फिलिप काफ़ी ड्रिंक करने लगा था। उसे किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं बचा था। और ऐसा क्यों? डैड की डेथ से फिलिप बहुत दुखी हो गया था। हम तीनों भाई बहनों में फिलिप डैड के ज़्यादा क्लोज था। क्या आपके पिता अल्बर्ट गोम्स की डेथ साल 2000 में हुई थी? यस सर। डैड के जाने से फिलिप एकदम टूट गया था। फिलिप तो मम्मा के दुख से ही बाहर नहीं निकल सका था और उसके बाद हमें डैड छोड़कर चले गए। डैड के जाने का सदमा तो वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाया। आपकी मदर की डेथ कब हुई? साल 1999 में सर। मम्मा की डेथ के बाद तो पूरा घर हिल गया था। मम्मा हमारे घर की पिलर थी, स्ट्रेंथ थी, सारे डिसीजन वही लेती थी। मम्मा की डेथ की वजह से डैड पूरी तरह से बिखर गए थे। वो उस सदमे से कभी रिकवर ही नहीं कर पाए और फिलिप भी मॉम की डेथ की वजह से बुरी तरह से टूट गया। इनफैक्ट मॉम की डेथ के बाद वह बहुत दुख में रहने लगा। फिर डैड की डेथ के बाद फिलिप रात दिन ड्रिंक करने लगा। उसने हर काम हर चीज़ छोड़ दी। वह दिन रात ड्रिंक करता और मॉम डैड की ग्रेव पर जाकर रोता रहता। फिलिप के क्रीमेशन के अगले दिन क्रिश्चियन कॉलोनी थाने में इंस्पेक्टर कामत काफ़ी उखड़े मूड में हैं। तभी कांस्टेबल दयाल आता है। सर, हमने 4 बार पूरी तरह से गोम्स विला को छान लिया, पर हमें बेरामैक्सिन तो क्या उसके ट्रेसेस तक नहीं मिले। समझ नहीं आ रहा कि उसे बेरामैक्सिन मिला तो कहाँ से मिला। कहीं से तो आया होगा और उसने प्लान किया सुसाइड के लिए। ये सुसाइड ही लग रहा है।
फिलिप अपने माँ बाप की मौत से बहुत दुखी था, इतना दुखी कि उसका दिमाग ही स्टेबल नहीं था। और इसी हालत में उसे बैरामैक्सिन मिला कहीं से और उसने सुसाइड कर लिया। इंस्पेक्टर कामत ने यही फाइनल रिपोर्ट बनाकर सिटी एसपी के ऑफिस में सबमिट कर दिया। इधर पीटर अंकल परेशान सिटी एसपी के दफ्तर में चक्कर लगाते रहे। वो इसी सिलसिले में एसपी साहब से मिले और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश में लगे रहे कि उनका भांजा फिलिप कभी सुसाइड नहीं कर सकता। इसी चक्कर में कब 9 महीने निकल गए इसका पता भी नहीं चला। आज पीटर अंकल काफ़ी थक कर मोनिका के घर लौटे और बोले, मोनिका, तुम्हें लगता है कि फिलिप सुसाइड कर सकता है? ये बेवकूफ़ पुलिस वाले बोलते हैं कि फिलिप ने सुसाइड किया है। कोई कुछ भी बोले, मैं कहता हूँ और कहता रहूँगा कि मेरा भांजा फिलिप कभी सुसाइड नहीं कर सकता। उधर जॉर्ज को देखो, वो मुझसे कहता है कि पीटर अंकल, आप इस मामले को और कितना खींचोगे? अरे उसका अपना सगा भाई मरा है, मुझे तो इस पर भी डाउट होने लगा है। पीटर अंकल, आप फिलिप की मौत का इतना स्ट्रेस मत लीजिए। अब 9 महीने हो गए, फिलिप जा चुका है। मोनिका, मैं वासिम जी से बात करूंगा, देखना उनकी ऊपर तक पहुंच है। देखना ये फिलिप का केस मैं बंद नहीं होने दूंगा। तुम ही बताओ मोनिका, फिलिप खुदकुशी कैसे कर सकता है? मैं आपका दुख समझ सकती हूँ अंकल, मुझे भी इस बात का दुख है। मेरे लिए भी ये एक्सेप्ट करना मुश्किल है, लेकिन सच यही है। आपको भी सब भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। मोनिका, सर भन आ रहा है, एक कप कॉफ़ी मिलेगी क्या? श्योर अंकल, इनफैक्ट मैं भी कॉफ़ी बनाने की सोच रही थी, अभी लेकर आती हूँ। थोड़ी देर में मोनिका 2 कप कॉफ़ी लेकर आती है। थैंक यू बेटा, माय प्लेजर अंकल। करीब 15 मिनट बाद, हेलो सिटी हॉस्पिटल, मैं मोनिका गोम्स बोल रही हूँ। मेरे अंकल को हार्ट अटैक आया है। कुछ देर बाद ही सिटी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस सड़क पर सायरन बजाते दौड़ी चली जा रही थी। एम्बुलेंस में मोनिका पत्थर सी बुत बनी बैठी है और स्ट्रेचर पर अंकल पीटर वर्गीस निढाल पड़े हैं। जॉर्ज, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। मोनिका का फ़ोन आया था। नहीं, अभी एग्जैक्टली कुछ पता नहीं है, पर उसने कहा था कि हार्ट अटैक आया था। ओ माय गॉड। नताशा, मैंने पीटर अंकल को समझाने की कितनी कोशिश करी कि फिलिप के केस को भूल जाए और खुद भी शांति से जिए, लेकिन वो माने ही नहीं। जॉर्ज, जितनी जल्दी हो यहाँ आ जाओ प्लीज़, प्लीज़ जॉर्ज। हाँ, मैं आ रहा हूँ। हॉस्पिटल में मोनिका और नताशा इमरजेंसी ओटी के बाहर रखी बेंच पर बैठकर डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रही हैं। इमरजेंसी ओटी का दरवाज़ा खुलता है और डॉक्टर वर्मा बाहर निकलते हैं। आई एम सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं पाए, हार्ट अटैक था, सॉरी। पीटर अंकल के क्रिमेशन में गोम्स फैमिली के शुभचिंतक और दोस्त भी शामिल हैं। इन्हीं दोस्तों में से एक डिमेलो फैमिली भी है, जिसमें पॉल डिमेलो, उसकी वाइफ रेचल डिमेलो और उनकी 6 साल की बेटी जेनिफर डिमेलो है। रेचल डिमेलो और मोनिका पुराने दोस्त हैं कॉलेज के ज़माने से। 3 महीने बाद आज जेनिफर डिमेलो का 7वां जन्मदिन है। डिमेलो फैमिली में जश्न का माहौल है। मोनिका पार्टी शुरू होने से 1 घंटा पहले ही रेचल की मदद करने वहां पहुंच गई है। पार्टी अपने पूरे रंग में है कि कोल्ड ड्रिंक्स पीने के कुछ देर बाद ही जेनिफर बेहोश होकर गिर गई। जेनिफर को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। हेलो, सिटी हॉस्पिटल जी, मैं डिमेलो विला क्रिश्चियन कॉलोनी से मोनिका गोम्स बोल रही हूँ। हमारी 7 साल की बच्ची जेनिफर को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जेनिफर हॉस्पिटल तो पहुंच गई, पर लाख कोशिशों के बावजूद डॉक्टर जेनिफर की जान नहीं बचा सके। जेनिफर के क्रीमेशन के दिन रेचल का रो रो कर बुरा हाल था। मोनिका भी पत्थर सी खड़ी रही। 2 महीने बाद जेनिफर के जाने के बाद रेचल
अब वापस जिंदगी की तरफ लौटने लगी हैं। इस सब में रेचल की दोस्त मोनिका का बड़ा हाथ है। कभी रेचल मोनिका के गोम्स विला आती तो कभी मोनिका डिमेलो विला पहुंच जाती। सुबह के 10:30 बजे हैं। आज मोनिका डिमेलो विला के किचन में रेचल को पैन केक की नई रेसिपी सिखा रही है। थैंक यू सो मच मोनिका, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड सपोर्ट। ओ रेचल, यू आर वेलकम। रेचल, तुम इन बेकार के स्ट्रेस को छोड़ो। आज की दवा ली तुमने? ओह, मैं फिर से भूल गई। रेचल, मैं कॉफ़ी बना रही हूँ, तुम मेडिसिन कॉफ़ी के साथ ले लेना। दोपहर के 12:30 बजे मोनिका लगभग भागती हुई सी घर में रखे लैंडलाइन फ़ोन की तरफ बढ़ती है। हेलो, सिटी हॉस्पिटल, मैं मोनिका गोम्स डिमेलो विला से बोल रही हूँ। मेरी दोस्त रेचल डिमेलो को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, प्लीज़ हरी अप। आज रेचल डिमेलो का क्रीमेशन है। मोनिका भी अपनी दोस्त को आखिरी बाय कहने आई है। पॉल डिमेलो जो 1 साल में 2 मौत से टूट सा गया है, उसे सहारा मोनिका ही तो दे रही है। रेचल की मौत के 3 महीने बाद मोनिका, आई फील तुम्हें और पॉल को शादी कर लेनी चाहिए। रेचल के जाने के बाद वह एकदम अकेला हो गया है और तुम भी तो अकेली रह रही हो। नताशा, पॉल मेरा एक अच्छा फ्रेंड है बस। आई नो वो एक अच्छा फ्रेंड है, पर साथ साथ वो एक अच्छा इंसान भी है। अगर तुम दोनों एक दूसरे के लाइफ के खालीपन को भर सकते हो तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन नताशा, पॉल रेचल का हस्बैंड था और रेचल मेरी अच्छी फ्रेंड। आई नो मोनिका, लेकिन तुम रेचल को चीट तो नहीं कर रही हो? वो जा चुकी है। शादी करके न तुम या पॉल कुछ गलत करोगे। वैसे भी तुम कॉलेज में पढ़ाने के साथ साथ हमारे फैमिली बिजनेस को भी संभाल रही हो। मुझे लगता है मोनिका, अब वक्त आ गया है कि तुम फैमिली बिजनेस को जॉर्ज को सौंप कर अपनी लाइफ में पॉल के साथ आगे बढ़ो। मोनिका कोई जवाब नहीं देती, बस नताशा को प्यार भरी नज़रों से देखती रहती है। अगले दिन नताशा कनाडा चली जाती है। 2 महीने बाद पॉल और मोनिका की शादी हो जाती है। इधर जॉर्ज कोकोनट एंड कॉफ़ी के फैमिली बिजनेस संभालने में लग जाता है। 2 महीने बाद ही देसी शराब पीने की वजह से जॉर्ज की तबीयत खराब होती है और हॉस्पिटल में इलाज के दौरान ही उसे हार्ट अटैक आता है और जॉर्ज की मौत हो जाती है। जॉर्ज के मौत की खबर नताशा को पूरे 1 महीने बाद लगी। नताशा को खबर मिलते ही वो इंडिया के लिए निकल पड़ती है। मेरठ पहुंचकर नताशा क्रिश्चियन कॉलोनी पुलिस स्टेशन जाती है और वहां इंस्पेक्टर कामत से मिलती हैं। तो नताशा जी, आप कनाडा से इंडिया अपने भाई फिलिप गोम्स के सुसाइड केस को रीओपन करवाने आई हैं? जी सर, और मैं एसपी अंकल से मिलकर आ रही हूँ। नताशा जी, ऐसा क्या हो गया कि पूरे 1 साल बाद आपको अपने मरे हुए भाई की याद आई? ऐसा कुछ नहीं है सर, शायद आपको पता नहीं कि मेरे भाई जॉर्ज की भी मौत हो गई। उसकी मौत की खबर मुझे 1 महीने बाद लगी, वो भी तब जब मैंने ही मोनिका का हालचाल जानने के लिए उसे फ़ोन किया। मोनिका का कहना है कि जब से गोम्स विला छूटा है उसे वहाँ की खबरें नहीं मिलती हैं। जॉर्ज की मौत हो गई? कैसे? जी, देसी शराब की वजह से तबीयत खराब हुई और हॉस्पिटल में इलाज के दौरान जॉर्ज को हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। सर, कनाडा में एक दिन अपने दोस्तों से डिस्कशन के दौरान एक ख़ास बात पर मेरा ध्यान गया जिस पर मैंने पहले कभी सोचा ही नहीं। और वो ख़ास बात क्या है? सर, मेरे घर में सभी मौत कुछ खाने या पीने के बाद हुई है। मेरी मॉम को लंच के बाद फूड पॉइजनिंग हुआ और वो लंच मोनिका ने कॉलेज से आने के बाद बनाया था। बाद में मेरी मामा को हार्ट अटैक आया। मेरी मॉम के जाने के बाद मेरे डैड अल्बर्ट गोम्स की मौत हार्ट अटैक से हुई और ये हार्ट अटैक उन्हें कॉफ़ी पीने के बाद आया। मेरा भाई फिलिप, उसकी मौत को तो आप जानते ही हैं, और उसकी मौत का पता लगाते लगाते पीटर अंकल हमें छोड़कर चले गए और उनकी मौत भी हार्ट अटैक से हुई। उन्होंने आखिरी बार कॉफ़ी पी थी। वो सब तो ठीक है, पर आप भूल रहे हैं कि आपके भाई ने सुसाइड किया था। पोस्टमार्टम में हमें उसके शरीर से बैरामैक्सिन के ट्रेसेस मिले थे। लेकिन सर, डेथ सर्टिफिकेट में मौत का कारण हार्ट अटैक था और अब जॉर्ज
वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है देसी शराब के कारण, लेकिन उसकी जान जाती है हार्ट अटैक से। मोनिका को हॉस्पिटल में जॉर्ज के लिए टिफ़िन लाते देखा गया था। सर, मुझे तो अब जेनिफर डिमेलो और रेचल डिमेलो की मौत भी डाउटफुल लगने लगी है। दोनों की मौत का कारण हार्ट अटैक ही था और दोनों की मौत के वक्त मोनिका वहां मौजूद थी। तो नताशा जी, आप ये कहना चाह रही हैं कि आपकी भाभी मोनिका गोम्स, आपकी मॉम मारिया गोम्स, आपके पिता अल्बर्ट गोम्स, आपके दोनों भाई फिलिप और जॉर्ज और आपके अंकल पीटर फर्नांडिस की मौत के लिए जिम्मेदार है। हमने अपने लास्ट इन्वेस्टिगेशन में मोनिका को 4 बार थाने बुलाकर 25 दफे पूछताछ कर चुके हैं, पर हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। पड़ोसियों से लेकर घर में काम करने वाली तक का बयान लिया, पर सबने खुले दिल से मोनिका की ही तारीफ करी। हमने मोनिका को कॉलेज जाने से लेकर फैमिली बिजनेस संभालने तक पर कड़ी नज़र रखी, इस उम्मीद में कि शायद एक्स्ट्रा मैरिटल एंगल निकल आए, पर कुछ भी नहीं मिला। हम ये तक पता नहीं लगा पाए कि फिलिप को बैरामैक्सिन कहाँ से मिला। अब आपको क्यों लगता है कि सारी मौतें नेचुरल नहीं बल्कि मर्डर हैं? सर, एक वजह तो ये कि सारी मौत का कारण हार्ट अटैक ही क्यों, और दूसरी वजह यह कि सारी मौत कुछ खाने या पीने के बाद हुई है। तभी इंस्पेक्टर कामत के टेबल पर रखा फोन बज उठा। जय हिंद सर। जी, वो मेरे सामने ही बैठी हैं। जी ठीक है, मैं फिलिप सुसाइड केस को रीओपन कर रहा हूं। ओके सर, आई विल टेक केयर। बाय सर। नताशा जी, इस बार की इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हम मेरठ साइंस कॉलेज से करते हैं, जहां आपकी भाभी पढ़ाती हैं। अब आप जा सकती हैं। केस में जैसे ही कुछ प्रोग्रेस होगा हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। 5 दिनों के बाद इंस्पेक्टर कामत डिमेलो विला पहुंचते हैं। वो मोनिका से मिलते हैं। पॉल बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर है। मोनिका जी, हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि आप मेरठ साइंस कॉलेज में लेक्चरर के पोस्ट पर नहीं हैं। जी, पर मैंने कब कहा कि मैं लेक्चरर हूँ? तो जब आप पढ़ाती नहीं हैं तो क्या वहाँ पढ़ती हैं? पिछले 4 साल से आप रेगुलर कॉलेज क्या करने जाती हैं? देखिए सर, मैं ऑलरेडी ग्रेजुएट हूँ। मैं वहाँ लाइब्रेरी में पढ़ने जाती हूँ, बस। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं वहाँ लेक्चरर हूँ। लेकिन हमें पिछली बार यानी फिलिप सुसाइड केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपकी ननद नताशा ने बताया था कि आप मेरठ साइंस कॉलेज में लेक्चरर के पोस्ट पर हैं। मुझे नहीं पता तब नताशा ने ऐसा क्यों कहा। मुझे पढ़ने का शौक है और यही वजह है कि मैं रेगुलर कॉलेज जाती हूँ। मेरठ साइंस कॉलेज ही नहीं, मैं और भी कॉलेजेस में जाती हूँ। सेंट जॉन्स लाइब्रेरी भी जाती हूँ। देर शाम इंस्पेक्टर कामत नताशा से मिलते हैं। नताशा, मोनिका का ये कहना है कि उसने कभी नहीं कहा कि वो मेरठ साइंस कॉलेज में पढ़ाती है। वो झूठ बोल रही है सर। क्यों बोल रही है पता नहीं। मुझे अच्छी तरह से याद है जब मोनिका ने घर में ये अनाउंस किया था कि उसे मेरठ साइंस कॉलेज में लेक्चरर की पोस्ट पर अपॉइंटमेंट मिला है। इनफैक्ट उस वक्त तो मॉम और डैड भी मौजूद थे और हमने इस नौकरी के खुशी में पार्टी भी की थी। अब वो ये झूठ क्यों बोल रही है पता नहीं। हमने भी इन्वेस्टिगेट किया तो हमें कॉलेज के डीन से ये पता चला कि कॉलेज में मोनिका गोम्स नाम की कोई लेक्चरर नहीं है। पर सर, वो पिछले 4 साल से वो लगातार लगभग हर रोज रेगुलर कॉलेज जा रही है। अब आप बता रहे हैं कि वो पढ़ने जाती थी। ऐसा क्या पढ़ने जाती थी? सर, मुझे तो अब सब कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो क्या मोनिका अपनी फैमिली के 5 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार है और यह सब केवल प्रॉपर्टी के लालच में किया है उसने? सर, मुझे तो अब यकीन हो गया है कि पॉल डिमेलो की वाइफ रेचल और उसकी बेटी जेनिफर की मौत के लिए भी मोनिका ही जिम्मेदार है। मोनिका और पॉल की शादी को 5 महीने हो गए हैं। पर सर, डिमेलो फैमिली की हमारी प्रॉपर्टी से तो कोई कनेक्शन नहीं है। नताशा, मोनिका की मेंटल कंडीशन तो ठीक है ना? सर, मोनिका हमेशा से अच्छी रही है, पर अब लगता है कि उसकी पर्सनालिटी का कोई दूसरा रूप है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं चला। उधर डिमेलो विला में पॉल और मोनिका डिनर टेबल पर बैठे हैं। पॉल खाना खाने की कोशिश तो करता है, पर बार बार चम्मच को वापस प्लेट में किसी डर से रख देता है। क्या हुआ पॉल, खाना टेस्टी नहीं है क्या? इतना कहकर मोनिका पॉल की प्लेट से खाना खाती हुई कहती है,
पॉल, तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे खाने में कुछ मिलाया है? मोनिका, ग्रेवयार्ड में तुमने रेचल को किस क्यों किया था? कुछ नहीं पॉल, रेचल मेरी अच्छी फ्रेंड थी बस। मैंने कुछ नहीं किया है पॉल, नताशा को गलतफहमी हो रही है। पॉल, मैं प्यार का दिखावा नहीं कर सकती, पर मैं उन सब से प्यार करती थी जिन्हें मैंने खोया है। मुझे भी बहुत दुख है उनके जाने का। फिलिप की मौत के बाद पीटर अंकल को भी गलतफहमी थी, और अब जॉर्ज की मौत के बाद नताशा को वही सब हो रहा है। पॉल, तुम देखना, जल्दी ही नताशा की गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। अगले दिन इंस्पेक्टर कामत डॉक्टर माथुर से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे। इंस्पेक्टर, थैंकफुली हमने उस दिन फिलिप की बॉडी हैंडओवर में देर कर दी, जिसकी वजह से पीटर फर्नांडिस ने जहर वाली बात उठाई। डॉक्टर माथुर, मैंने आपके अलावा उन सभी डॉक्टर से बात करी है जिन्होंने गोम्स फैमिली की बॉडी को हैंडल किया, लेकिन उनमें से कोई डॉक्टर ये पता नहीं लगा पाया कि उन्हें जहर दिया गया है। इंस्पेक्टर, जैसा कि मैंने बताया, इसकी दो वजह हो सकती हैं। पहला, कि उन्हें जहर दिया ही न गया हो। नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि मोनिका गोम्स के बारे में जो भी सच सामने आया है वो कोई आम बात नहीं है। वो बहुत शातिर औरत है और उसने बड़ी चालाकी से ये मर्डर किए हैं। तो इंस्पेक्टर, दूसरी वजह ये हो सकती है कि मोनिका को अच्छी तरह से पता है कि ये केमिकल बैरामैक्सिन कितनी मात्रा में देना है, जिससे हार्ट अटैक आ जाए और बॉडी में डिटेक्ट भी ना हो। डॉक्टर माथुर, तब तो मोनिका को ये एग्जैक्ट पता होगा कि बैरामैक्सिन कितनी मात्रा में देनी है, और ये जानकारी उसने पढ़ाई करके जानी। वो साल दर साल पढ़ती गई और अपनी इस जान लेने की कला को निखारती गई। अगले दिन मोनिका को जब पता चला कि नताशा कनाडा से इंडिया आई हुई है और वो गोम्स विला में न ठहर कर होटल में ठहरी है, तो मोनिका उससे मिलने होटल पहुंचती है। नताशा, तुम जो कुछ भी कर रही हो ना मेरे साथ, वो ठीक नहीं है, और जो तुमने किया वो सही था। इतने सालों तक तुम झूठ बोलती आ रही हो कि तुम कॉलेज में प्रोफेसर हो। क्यों? क्या जरूरत थी? तुम कर क्या रही थी मोनिका? मैं वहां पढ़ाई कर रही थी नताशा, रिसर्च कर रही थी। इनोसेंट लोगों को मारने का रिसर्च। ममा, डैड, फिलिप, पीटर अंकल, रैचल, जेनिफर, जॉर्ज, मोनिका, तुमने सबको मार दिया। तुमने ये सब अकेले किया या पॉल ने भी साथ दिया तुम्हारा? नताशा, तुम घर कब आ रही हो? आज रात को आ जाओ डिनर पे, मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी। मोनिका, मुझे अब तुमसे डर लग रहा है। ओके नताशा, फिर बाय। यह कहकर मोनिका वहां से चल देती है। अब मोनिका और पॉल पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। गोम्स विला और डिमेलो विला के फ़ोन टैप किए जा रहे हैं। पूरे एक सप्ताह बाद इंस्पेक्टर कामत को यह खबर मिलती है कि पैडर रोड के टेलीफोन बूथ से मोनिका ने कहीं टेलीफोन किया है। कंट्रोल रूम की मदद से जल्दी ही इंस्पेक्टर कामत ने यह पता लगा लिया कि ये कॉल मोनिका ने अपने कजिन ब्रदर केविन को किया था। इंस्पेक्टर कामत ने जब केविन को थाने बुलाकर पूछताछ की तो केविन टूट गया, और फिर उसने जो बताया वो सबको चौंका देने वाला था। केविन के अनुसार मोनिका एक आज़ाद ख्याल की लड़की थी। उसकी खूबसूरती की वजह से फिलिप जैसे अमीर घराने के लड़के की शादी उससे हुई। सर, मुझे बस इतना ही पता था कि वो गोम्स विला में खुश नहीं थी, पर बैरामैक्सिन के बारे में उसने मुझसे झूठ बोला था। अच्छा, तो बैरामैक्सिन तुमने ही लाकर दिया था उसे? जब मैंने उससे पूछा था कि बैरामैक्सिन क्यों चाहिए, उसने मुझे असलियत नहीं बताई। मैंने बोला था कि मोनिका, तुम जानती हो बैरामैक्सिन एक खतरनाक जहर है? तब मोनिका ने कहा था, ऑफ कोर्स जानती हूँ। केविन, मेरी कॉलोनी में ना एक कुत्ता है, वो बहुत बीमार है, रात भर दर्द से तड़पता रहता है। मुझसे उसका दर्द नहीं देखा जाता। मैं उसे उसके दर्द से आज़ाद करना चाहती हूँ। अरे, तो म्यूनिसिपैलिटी को फ़ोन करो ना, क्या ये कुत्ते को बैरामैक्सिन देना चाहती हो? केविन, वो बहुत दर्द में है, बहुत तकलीफ में रहता है वो दिन रात। हमें कुछ करना चाहिए। देखो, हम इंसान तो अपना दर्द तकलीफ बता सकते हैं, लेकिन ये बेचारा ये कैसे कहेगा? केविन, प्लीज़, हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। मुझे लगा उसकी नीयत साफ है, वो अच्छे इंटेंशन से मांग रही है। मोनिका ने कहा कि उसे कुत्ते मारने के लिए बैरामैक्सिन चाहिए और तुमने विश्वास कर लिया? मोनिका ने 4 साल में 7 मर्डर किए हैं। उसने पहले ही तुमसे इतनी मात्रा में बैरामैक्सिन ले लिया था कि वो बाकी मर्डर आराम से कर सके। और अगर बैरामैक्सिन मोनिका के पास था तो पहले की तलाशी में हमें ये केमिकल क्यों नहीं मिले?
कहाँ छुपा के रखा था? केविन, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें पता न हो कि मोनिका ने अपनी सास को मारने के लिए बैरामैक्सिन मंगवाया है। सर, मुझे सच में नहीं पता था। उसकी नीयत साफ लगी, इसलिए मैंने उसका विश्वास कर लिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो बैरामैक्सिन अपनी सास को मारने के लिए इस्तेमाल करेगी। तो तुम्हें पता था कि उसने बैरामैक्सिन देकर अपनी सास को मारा था? केविन, तुम्हें यह भी पता था कि अपनी सास को मारने के बाद बाकी लोगों को एक एक कर मारने वाली थी? सर, मैं फंस गया था उसके जाल में। जब मारिया गोम्स मरी थी, मरी नहीं थी, मारी गई थी। मारिया गोम्स का मर्डर हुआ था केविन। हाँ, मारिया गोम्स का मर्डर हुआ था। तब मेरा उस पर ध्यान गया। मुझे समझ में आ गया कि मोनिका ने ही गड़बड़ करी है। मैंने मोनिका से पूछा, क्या किया तुमने? क्या किया मैंने केविन? तुमने अपनी मदर इन लॉ मारिया गोम्स का मर्डर किया है ना? मैंने उन्हें नहीं मारा। ठीक है, मैं अभी पुलिस को फ़ोन करके बात करता हूँ। मोनिका ने मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया तो मैंने कहा, मुझे अभी के अभी सारा सच जानना है। तो तुम्हें मारिया गोम्स की मौत पर ही मोनिका पर शक हो गया? तुमने 2+2 किया और तुम्हें समझ में आ गया कि उसी ने अपनी सास का मर्डर किया है? अचानक नहीं सर। जब मोनिका ने बैरामैक्सिन मंगवाई थी, उसके कुछ दिन बाद ही मारिया गोम्स को फूड पॉइजनिंग हुआ और मरने से 1 महीना पहले तक तो वो बिस्तर पर ही रही। मैं समझ गया मोनिका ने ही कुछ गड़बड़ करी होगी और मारिया की डेथ के बाद तो यकीन हो गया। मोनिका ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि उसने ही अपनी सास को मारा है और बैरामैक्सिन जो उसने मुझसे मंगवाया था वही इस्तेमाल किया है। वो बोली, केविन, उस औरत ने मेरी ज़िंदगी नर्क बना दी थी। ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वो मत लाओ। मैं तंग आ गई थी उससे। केविन, तुमने मुझ पर एहसान किया है। तुमने मुझे आज़ादी दिलाई है। सर, मैं फंस गया था उसके जाल में। तो केविन, तुम हर बार उसे अगले शिकार के लिए बैरामैक्सिन लाकर देते रहे? सर, मारिया गोम्स की मौत के बाद मोनिका ने मुझे धमकी दी कि मर्डर में मैं बराबर का हिस्सेदार हूँ। आखिर बैरामैक्सिन मैंने ही लाकर उसे दिया था। एक मर्डर में फंसने के बाद मैं आगे वापस फंसने वाला था। मतलब मुझे पता होता था कि आगे और भी मर्डर होने वाले हैं। वो हर बार मुझसे बैरामैक्सिन लेती और थैंक यू चिपका देती। हाँ, मरने वाले का नाम जरूर बता जाती। मारिया गोम्स के बाद उसने जो नाम बताया वो अल्बर्ट गोम्स का था और उसके बाद उसने फिलिप का नाम बताया। इसके बाद अंकल पीटर, क्योंकि वो फिलिप की मौत को बार बार कुरेद रहे थे जबकि पुलिस शांत बैठी थी। मैं हैरान तो तब रह गया जब पैकेट लेने के बाद मोनिका ने जेनिफर का नाम लिया जो केवल 6 साल की थी। उसके बाद मोनिका ने रेचल का नाम लिया और आखिरी बार जब मैंने उसे पैकेट दिया मैंने नाम तक नहीं पूछा। बाद में पता चला कि वो जॉर्ज था। केविन के बयान के आधार पर मोनिका को गिरफ्तार किया गया। पहले तो उसने चुप्पी साध ली और अपना कोई बयान दर्ज नहीं कराया। जब उसे ये पता चला कि उसका कजिन ब्रदर केविन गिरफ्तार हो गया है तो मोनिका के तेवर थोड़े नरम पड़े। मोनिका, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। अब तुम्हारे चुप रहने का कोई मतलब नहीं है। तुम्हें कैसे पता चला कि बैरामैक्सिन कितनी मात्रा में देनी है कि हार्ट अटैक तो आ जाए पर बैरामैक्सिन बॉडी में डिटेक्ट न हो, जिससे डॉक्टर ये पकड़ न पाए कि मरने वाले को जहर दिया गया है? मैंने इसके बारे में बहुत रिसर्च किया था, बहुत पढ़ाई करी थी। पहली बार जब मैंने इसे अपनी मदर इन लॉ को दिया था तो कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ हो गई और वो फूड पॉइजनिंग से बीमार पड़ गई। बाद में जब वो बीमार थी तब मैंने अपनी गलती सुधारी। ये गलती मैंने दोबारा नहीं करी। नहीं मोनिका, तुमसे दोबारा गलती हुई और वो फिलिप के केस में। हाँ, आप कह सकते हैं फिलिप को डोज देते समय कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। तो ये सारी जानकारी, सारा रिसर्च तुमने मेरठ साइंस कॉलेज की लाइब्रेरी में किया था? हाँ। इसका मतलब मोनिका, ये सारी प्लानिंग तुमने बहुत पहले से कर रखी थी? इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैंने प्लानिंग कर रखी थी या नहीं? जो आपको चाहिए था वो तो पता चल गया ना। इन लोगों के अलावा तुमने किसी और को मारने की कोशिश करी हो या मारना चाहती हो पर वह बच गया हो? नताशा बच गई। नताशा, क्योंकि वो भी पीटर अंकल की तरह तुम्हारे कारनामों का चिट्ठा खोलने लगी थी। जाहिर है
और क्या वजह होगी। मोनिका, मारिया गोम्स और अल्बर्ट गोम्स की मौत के बाद जब सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास आ गई थी तो फिर तुमने फिलिप को क्यों मारा? फिलिप मुझसे सवाल पूछने लगा था। वह हर चीज़ में अपनी नाक अड़ाने लगा था। मैं नहीं चाहती थी कि उसे कुछ और पता चले, इसलिए उसे मार दिया। देर शाम को इंस्पेक्टर कामत सिटी एसपी के ऑफिस में मौजूद हैं। सर, मैंने मोनिका को साइकेट्रिस्ट के पास भेज दिया है उसकी दिमागी हालत का पता लगाने के लिए। मुझे वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं लगी। शायद वो अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। इन मर्डर्स के बारे में इतने आराम से बात कर रही है जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। उसे अपने किए का जरा भी पछतावा नहीं है। उसने बड़े आराम से बताया कि वो नताशा को भी मारना चाहती है। वो तो बच गई। सिटी एसपी मिस्टर सक्सेना ने इंस्पेक्टर कामत को कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शंस दिए। साइकेट्रिस्ट की रिपोर्ट के बाद उसे फिर से अपनी कस्टडी में लेना। केविन पर सख्त से सख्त चार्ज लगाओ। वो आगे होने वाली हत्याओं के बारे में जानता था। वो मोनिका को रोक सकता था, पर वो इसमें शामिल हो गया। और मोनिका, इस औरत ने 7 लोगों की हत्या की है। ये औरत है क्या चीज? 7 लोगों में से एक 6 साल की छोटी बच्ची भी थी। अभी आप सुन रहे थे हिंदी कहानी पॉडकास्ट की मूल रचना कहानी 4 साल 7 कत्ल। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल पर जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।